नमस्कार विद्यार्थियों। वागले अकेडमी की इस विशेष और विस्तृत चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की होस्ट हूँ और आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है मेरे पास। जी बिल्कुल, मैं आज का एक्सपर्ट हूँ और आपके इस दिलचस्प सवाल के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। क्या ये मालूम है कि जब भारत के नए राष्ट्रपति एक भव्य समारोह में शपथ लेते हैं तो वे वास्तव में अपने पद की शपथ नहीं ले रहे होते? अरे वाह, ये तो एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों की नजरों से बच जाता है। मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि हर कोई अपने पद की ही शपथ लेता है। बिल्कुल, लेकिन वे असल में संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। सही बात है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी बुनियाद है। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उसी संविधान के बैकएंड को समझने वाले हैं। मतलब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आज के हमारे स्रोत बहुत ही खास हैं। बिल्कुल, आज हम वागले एकेडमी के उन टॉपर स्टाइल डिजिटल और स्मार्ट नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब विशेष रूप से जटिल कानूनी ढांचों को आसान भाषा में समझाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये डिजिटल नोट्स न केवल यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, रेलवे या यूपीएससी और सभी स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक अचूक हथियार है, बल्कि इनके भीतर वो जानकारी छिपी है जो किसी भी व्यक्ति को इस देश का एक सच्चा और जागरूक नागरिक बना सकती है। एकदम सही कह रही हैं। और हमारा मिशन आज बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय संविधान की उन 12 अनुसूचियों को समझना है जो इस विशाल देश को हर दिन चलाती हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो उदाहरण है ना, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। मतलब जब 1950 में ये सिस्टम लॉन्च हुआ था, तब अनुच्छेद 366 23 के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। हाँ, वो इसका बेस वर्जन था। जी, बेस वर्जन। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, समाज बदला और नई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां सामने आईं, तो इस सिस्टम को अपडेट करना पड़ा। बिल्कुल, अपडेट तो जरूरी है। और आज कई ऐतिहासिक संशोधनों के बाद हमारे पास कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज चलिए इस सिस्टम की कोडिंग को समझना शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत सबसे बुनियादी चीजों से होती है, पहली से लेकर चौथी अनुसूची तक। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे वागले एकेडमी के नोट्स के नज़रिए से देखें तो वहाँ इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार एनोलॉजी दी गई है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक नई विशाल कंपनी खड़ी कर रहा है। बहुत ही रोचक तरीका है ये। तो उस कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जाहिर है, एक भौतिक पता चाहिए, एक स्पष्ट सीमा चाहिए, और यही हमारी पहली अनुसूची है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। बिल्कुल, यह दस्तावेज कानूनी रूप से तय करता है कि भारत का नक्शा कैसा दिखता है और उसकी सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। हाँ, जब कोई भी संप्रभु राष्ट्र बनता है तो सबसे पहले दुनिया को ये बताना होता है कि आपका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, राज्य कौन से होंगे और केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे। ये सब पहली अनुसूची में दर्ज होता है। जी, इसके बिना कोई भी कानून या नियम लागू ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि उसे लागू कहाँ करना है। बिल्कुल सही। अब जब कंपनी का पता तय हो गया तो दूसरी बड़ी जरूरत होती है लोगों की। जाहिर सी बात है, कर्मचारी तो चाहिए। हाँ, और जो लोग इस सिस्टम को चलाएंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गए या राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, उन्हें मुफ्त में तो काम पर रखा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ आती है दूसरी अनुसूची, जिसे हम कंपनी का पेरोल सिस्टम कह सकते हैं। इसमें इन सभी उच्च पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का पूरा ब्यौरा होता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये वेतन कोई साधारण वेतन नहीं होता। दूसरी अनुसूची में ये तय किया गया है कि इन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? संचित निधि वाला हिस्सा थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि संसद में इनके वेतन को लेकर मतदान नहीं हो सकता। ओहो, मतलब उनका वेतन सुरक्षित है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पदाधिकारी बिना किसी राजनीतिक दबाव या आर्थिक डर के आज़ादी से अपना काम कर सकें। कोई सरकार उन्हें ये धमकी न दे सके कि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो वेतन रोक देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है। तो पेरोल सेट हो गया। इसके बाद तीसरी अनुसूची आती है। पैसा तय हो गया। अब इस बात की गारंटी चाहिए कि ये अधिकारी पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और कंपनी के राज सुरक्षित रखेंगे। सही कहा।
तो तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, एक तरह का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कह लें कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन यहाँ नोट्स पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठा। हाँ, पूछें, क्या सवाल है? दूसरी अनुसूची जो वेतन की है और तीसरी अनुसूची जो शपथ की है, दोनों ही इन्हीं बड़े अधिकारियों से जुड़ी हैं। तो संविधान निर्माताओं ने इन दोनों को एक ही अनुसूची में क्यों नहीं मिला दिया? मतलब वेतन और शपथ को अलग अलग फाइलों में रखने के पीछे क्या मनोविज्ञान रहा होगा? ये सवाल सीधा संविधान निर्माताओं की दार्शनिक सोच तक ले जाता है। इसका जवाब पद की गरिमा और प्रशासनिक स्पष्टता में छिपा है। अच्छा। अगर गहराई से विचार किया जाए तो पैसा या वेतन एक प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा है। ये बाजार के हिसाब से तय होता है, महंगाई के साथ बढ़ता है और इसका स्वरूप पूरी तरह से भौतिक है। ये बात तो है। लेकिन जब हम शपथ की बात करते हैं तो वो एक नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता है। वो आत्मा की आवाज है। मतलब एक हिस्सा विशुद्ध रूप से आर्थिक है और दूसरा विशुद्ध रूप से नैतिक। ठीक, यही बात है। अगर संविधान निर्माता इन दोनों को एक ही अनुसूची में मिला देते तो संदेश ये जाता कि आप ये शपथ सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको ये विशिष्ट वेतन मिल रहा है। हाँ, जैसे कोई व्यावसायिक लेन देन हो रहा हो। बिल्कुल। उन्हें अलग रखकर यह स्पष्ट किया गया कि एक पदाधिकारी का वेतन उसके जीवन यापन और गरिमापूर्ण जीवन के लिए, लेकिन उसकी वफादारी और कर्तव्यनिष्ठा पूरी तरह से अमूल्य और पवित्र है। संवैधानिक कर्तव्यों का कोई आर्थिक मोलभाव नहीं हो सकता। वाकई ये बहुत ही गहरी और दूरदर्शी सोच थी। अब इस फाउंडेशन ब्लॉक की आखिरी यानी चौथी अनुसूची पर आते हैं। हमारी कंपनी का पता बन गया, पेरोल बन गया, शपथ हो गई, अब चाहिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। बिल्कुल। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन तय करती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, न कि बराबरी के आधार पर। जैसे कि अमेरिका की सीनेट में होता है, जहां हर राज्य को 2 सीटें मिलती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हाँ। भारत में ये जनसंख्या वाला मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि जिस राज्य में ज्यादा लोग रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की नीतियों में उनकी आवाज भी उतनी ही मजबूत हो। तो ये हो गई प्रशासन की सामान्य बुनियाद, यानी पहली 4 अनुसूचियां। विद्यार्थियों को ये चारों अब एकदम क्लियर हो गई होंगी। लेकिन क्या एक ही तरह का नियम पूरे भारत पर आंख बंद करके लागू किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। भारत जैसे विविधता वाले देश में तो सवाल ही नहीं उठता। वही तो। मतलब जो नियम दिल्ली या मुंबई के शहरी इलाकों में काम करते हैं, क्या वे घने जंगलों और जनजातीय इलाकों में भी वैसे ही काम करेंगे? नहीं। और यहीं से संविधान की व्यावहारिक समझ सामने आती है, जो हमें 5वीं और 6ठी अनुसूची की ओर ले जाती है। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य कमजोर और विशिष्ट वर्गों की सुरक्षा करना है। वागले एकेडमी के स्मार्ट नोट्स में इसे बहुत स्पष्ट रूप से अलग किया गया है। 5वीं अनुसूची देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। इसका नियंत्रण सीधे तौर पर केंद्र यानी राष्ट्रपति के पास होता है, ताकि राज्यों की राजनीति इन संवेदनशील इलाकों को नुकसान न पहुंचा सके। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। 5वीं अनुसूची ये सुनिश्चित करती है कि देश के बाकी हिस्सों में लागू होने वाले सामान्य कानून इन जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे तौर पर थोपे ना जाएं। अच्छा। हाँ, जब तक कि राज्यपाल ये न तय कर दें कि इससे उनकी परंपराओं को कोई खतरा नहीं है, तब तक कोई भी नया कानून वहां सीधे लागू नहीं होता। लेकिन इसके तुरंत बाद आती है 6ठी अनुसूची, जो केवल कुछ विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वागले एकेडमी के नोट्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और स्मार्ट ट्रिक दी गई है। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ट्रिक परीक्षाओं में बहुत काम आती है, क्योंकि अक्सर मणिपुर या नागालैंड को लेकर असमंजस हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर 5वीं अनुसूची पहले से ही पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों को राष्ट्रपति के नियंत्रण में सुरक्षित कर रही थी, तो सिर्फ इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पूरी तरह से अलग 6ठी अनुसूची बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या 5वीं अनुसूची इनके लिए काफी नहीं थी? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण का विषय है। इसका जवाब इतिहास और मानवशास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में छिपा है। देखिए, 5वीं अनुसूची के तहत मध्य भारत या अन्य हिस्सों में जो जनजातियां आती हैं, वे सदियों से भारत की मुख्य धारा की आबादी के साथ
किसी न किसी रूप में संपर्क में रही हैं। अच्छा, उनके बीच एक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का लंबा इतिहास रहा है। मतलब उनका बाहरी समाज से थोड़ा बहुत जुड़ाव था। हाँ, लेकिन जब हम छठी अनुसूची वाले इन 4 राज्यों यानी AMTM की बात करते हैं तो परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। भौगोलिक अलगाव, पहाड़ियों और घने जंगलों के कारण वहां की जनजातियों का मुख्यधारा से कभी वैसा संपर्क नहीं रहा। ओहो, मतलब वे बिल्कुल अलग थलग थीं। वे पूरी तरह से कटी हुई थी। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी, अपनी पूरी तरह से अलग न्याय प्रणाली थी और जमीन पर मालिकाना हक के अपने जटिल पारंपरिक नियम थे। तो अगर उन पर 5वीं अनुसूची वाला सामान्य सुरक्षा ढांचा लगाया जाता तो वो भी उनके लिए बाहरी हस्तक्षेप ही होता? बिल्कुल सही पकड़ा। अगर उन पर सामान्य नियम थोपे जाते तो उनकी पूरी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो जाती। इसलिए छठी अनुसूची के तहत उन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब वे अपना प्रशासन खुद चला सकती हैं। जी, इसका मतलब है कि ये जनजातियां एक राज्य के भीतर अपना खुद का एक छोटा मिनी राज्य चला सकती हैं। वे अपनी जमीन, जंगल और विवाह जैसे पारंपरिक मामलों पर खुद अपने कानून बना सकती हैं। ये महज एक नियम नहीं था, ये उनकी अस्मिता को बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। ये सच में हैरान करने वाला है कि 1950 में बैठकर निर्माताओं ने इतनी सूक्ष्मता से देश की विविधता को समझा था। तो जमीन और लोगों की बात हो गई। अब प्रशासन चलाने के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, बॉस कौन है? हाँ, शक्तियों का बंटवारा। कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें? और इसी टकराव को रोकने के लिए आती है 7वीं अनुसूची। सत्ता का बंटवारा किसी भी संघीय ढांचे यानी फेडरल सिस्टम की रीढ़ होता है। मैं इसे घर के कामों के बंटवारे या एक चोर लिस्ट की तरह देखती हूँ। घर शांति से तभी चल सकता है जब सबको अपना अपना काम स्पष्ट रूप से पता हो। वागले अकेडमी के नोट्स बताते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 विस्तृत सूचियां हैं। बिल्कुल, 3 सूचियां हैं जो सिर्फ माता पिता कर सकते हैं, जैसे देश की सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, बैंकिंग, रेलवे और जनगणना। शुरुआत में इसमें 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं। इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल दिल्ली में बैठी संसद को है। और ऐसा होना तार्किक भी है। आप सोचिए, अगर हर राज्य की अपनी अलग सेना हो या हर राज्य अपनी अलग मुद्रा छापने लगे तो देश एक दिन भी नहीं चल पाएगा। हाँ, तब तो पूरी अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। जो मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनमें पूरे देश के लिए एक रूपता चाहिए, वे संघ सूची में ही होने चाहिए। और दूसरी है राज्य सूची। ये उन कामों की तरह है जो बच्चों को या परिवार के अलग अलग सदस्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से सौंपे गए हैं। बिल्कुल। जैसे कृषि हो गया, राज्य की पुलिस, जेल, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य। हाँ, क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक और सामाजिक जरूरतें अलग हैं। बिल्कुल। तो वे अपने हिसाब से विधानमंडल में कानून बनाते हैं। इस सूची में पहले 66 विषय थे जो अब घटकर 61 रह गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि, सिंचाई जैसी चीजें स्थानीय मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती हैं। जो कानून पंजाब के किसानों के लिए सही हैं, वो शायद केरल में काम न करे। इसलिए ये आजादी राज्यों को दी गई। और तीसरी है समवर्ती सूची। जी। ये वो काम है जो मिलकर किए जाते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पहले इसमें 47 विषय थे जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, नोट्स में विशेष रूप से 42वें संविधान संशोधन का जिक्र है जो 1976 में हुआ था, जिसके तहत 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसमें शिक्षा और वन जैसे बड़े विषय शामिल थे। ऐसा क्यों किया गया? मतलब जो चीज राज्य के पास थी उसमें केंद्र को दखल देने की क्या जरूरत महसूस हुई? ये संशोधन भारत के प्रशासनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1970 के दशक तक आते आते ये गहराई से महसूस किया जाने लगा कि अगर शिक्षा पूरी तरह से राज्यों के ही भरोसे छोड़ दी गई तो देश में एक समान बौद्धिक विकास का भी नहीं हो पाएगा। अच्छा। किसी राज्य का पाठ्यक्रम और शिक्षा का स्तर बहुत आगे निकल जाएगा और कोई राज्य बहुत पीछे छूट जाएगा। यानी एक राष्ट्रीय मानक की कमी खल रही थी। एकदम सही। समवर्ती सूची में शिक्षा के आने का मतलब है कि राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से शिक्षा नीति बना सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर सकती है ताकि सभी को समान अवसर मिले। ये तो बहुत अच्छा कदम था।
और वन के मामले में क्या हुआ? जहां तक वन या जंगलों की बात है, तो प्रकृति राज्यों की राजनीतिक सीमाएं नहीं जानती। एक जंगल या एक नदी 2-3 राज्यों में फैली हो सकती है। अगर एक राज्य पेड़ काटने का कानून बनाए और दूसरा बचाने का, तो वो जंगल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए इन अंतर्राज्यीय पारिस्थितिक तंत्रों को बचाने के लिए केंद्र का हस्तक्षेप भी जरूरी था। ये तो बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। ये पूरी सूचियों की व्यवस्था 1950 में लिखी गई थी। आज हम 21वीं सदी में हैं। बिल्कुल। अगर कल को कोई बिल्कुल नई तकनीक आ जाए, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम, साइबर स्पेस के कानून या अंतरिक्ष में माइनिंग करने का विषय, जो इन तीनों में से किसी भी सूची में लिखा ही नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? इस सवाल का जवाब संविधान निर्माताओं की अद्भुत दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि भविष्य में ऐसी तकनीकें या स्थितियां जरूर आएंगी जिनकी वे उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने 7वीं अनुसूची के ढांचे के बाहर एक मास्टर की बनाई थी, जिसे अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियां? हाँ, अनुच्छेद 248 के तहत ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि जो विषय इन तीनों सूचियों, संघ, राज्य और समवर्ती में से कहीं भी नहीं है, उस पर कानून बनाने की पूरी और अंतिम शक्ति केवल और केवल संसद यानी केंद्र सरकार के पास होगी। वाओ! आज के साइबर कानून, आईटी एक्ट और स्पेस रिसर्च से जुड़े सारे नियम इसी अवशेष शक्ति के जरिए बनाए जाते हैं। ये वाकई जीनियस है। अब जब शक्तियों का बंटवारा हो गया है, तो एक राष्ट्र के रूप में साथ मिलकर काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है संवाद या कम्युनिकेशन। हाँ, भाषाएं। और यही हमें 8वीं अनुसूची की ओर ले जाता है, जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से जुड़ी है। भारत की असली विविधता उसकी भाषाओं में ही बसती है। बिल्कुल। 8वीं अनुसूची भारत की सांस्कृतिक और भाषाई आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ, तो इस अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थीं। लेकिन समय के साथ कई संशोधनों के बाद आज ये संख्या 22 हो गई है। और इन संशोधनों को याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, नोट्स हमें इन संशोधनों का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम देते हैं, जो सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे 21वां संशोधन 1967, जिसमें सिंधी भाषा जुड़ी। फिर 71वां संशोधन 1992, जिसने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जगह दी। और अंत में 92वां संशोधन 2003, जिसके जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। और एक छोटा सा बदलाव और था, आधिकारिक रूप से ओडिया कर दिया गया। ये क्रम भारत के भाषाई विस्तार का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो सच में चौंका देने वाला है। एक ऐसा सरप्राइज जो कई लोगों के सामान्य ज्ञान को हिला देता है। अच्छा, वो क्या है? जो भाषा हम भारत में हर जगह देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक, यानी अंग्रेजी, और दूसरी तरफ वो भाषाएं जो करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी या अवधी। ये भाषाएं इन 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चूंकि अंग्रेजी में सारा सरकारी कामकाज होता है, तो वो 8वीं अनुसूची में पक्का होगी। बिल्कुल, सबको यही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजी एक आधिकारिक कामकाजी भाषा तो है, लेकिन 8वीं अनुसूची की मान्यता प्राप्त भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो इसका जमीनी असर क्या होता है? मेरा मतलब है, जब किसी भाषा को 92वें संशोधन जैसी इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद इस सूची में जोड़ा जाता है, तो वास्तव में क्या बदलता है? क्या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक सम्मान का मेडल है, या इसके कुछ ठोस फायदे भी हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 8वीं अनुसूची में शामिल होना महज एक प्रतीकात्मक सम्मान नहीं है। इसके जमीन पर बहुत बड़े और ठोस फायदे होते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, जो भी लोग यूपीएससी जैसी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, वे अब उस नई शामिल की गई भाषा में अपना पूरा पेपर लिख सकते हैं। अरे वाह! ये तो ग्रामीण और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर खोल देता है। बिल्कुल। दूसरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों पर जो भाषाओं का पैनल होता है, उसमें उस भाषा को जगह मिल जाती है। साहित्य अकादमी उस भाषा के लेखकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार देने लगती है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस भाषा के विकास,
शोध और प्रचार प्रसार के लिए विशेष फंड जारी करें। मतलब ये सीधे तौर पर उस भाषा को बोलने वाले समुदाय के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से जुड़ जाता है। बिल्कुल सही। अब पूरी तरह से समझ में आया कि क्यों कई राज्य और समुदाय अपनी मातृभाषा को इस 8वीं अनुसूची में डलवाने के लिए दशकों तक लंबा संघर्ष करते हैं। तो अब भाषाओं के साथ ही मूल संविधान का बेस वर्जन तो समाप्त हो जाता है। हाँ, 8 अनुसूचियां पूरी हो गई। लेकिन आजादी के तुरंत बाद एक युवा और बढ़ते हुए देश के सामने बिल्कुल नई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई, और यहीं से शुरू होता है हमारी चर्चा का अंतिम चरण, समय के साथ विकास, यानी 9वीं से 12वीं अनुसूची तक का सफर। यहाँ से हमारे संविधान का अपडेटेड वर्जन शुरू होता है, जो ये साबित करता है कि ये कोई जड़ किताब नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। एकदम सही। और वागले अकादमी के नोट्स बताते हैं कि सबसे पहला अपडेट यानी 9वीं अनुसूची 1951 में पहले ही संविधान संशोधन के जरिए आ गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, जो कि आजाद भारत का सबसे क्रांतिकारी और जरूरी कदम था। लेकिन मैं इस 9वीं अनुसूची को एक तरह की जादुई तिजोरी के रूप में देखती हूँ। जादुई तिजोरी? वो कैसे? शुरुआती दौर में सरकार जो भी नया कानून बनाकर इस अनुसूची वाली तिजोरी में डाल देती थी, उसे भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उस पर न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होती थी। सही कहा। जैसे तमिलनाडु राज्य में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण के मामले को इसी 9वीं अनुसूची के तहत सुरक्षित रखा गया था, ताकि अदालतें उसे रद्द न कर सकें। इस तिजोरी को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था। वही तो मैं सोच रही थी। मतलब संविधान 1950 में लागू हुआ और पहला संशोधन महज 1 साल बाद 1951 में ही आ गया। जिस स्याही से मूल संविधान लिखा गया था, वो पूरी तरह से सूखी भी नहीं होगी कि निर्माताओं को उसे अपडेट करना पड़ा। इतनी जल्दी क्या आन पड़ी थी? इस बात का प्रमाण है कि हमारे संविधान निर्माता किसी अहंकार में नहीं जी रहे थे। वे जमीनी हकीकत को समझते थे। हुआ ये था कि सरकार ने जब जमींदारी खत्म करके गरीब किसानों को जमीन बांटने के कानून बनाए, तो बड़े बड़े जमींदारों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। अच्छा। उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। अच्छा। अदालतें संविधान के अक्षरों को पढ़कर जमींदारी खत्म करने वाले उन प्रगतिशील कानूनों पर रोक लगा रही थी। यानी कागजी सिद्धांत और सामाजिक न्याय के बीच सीधा टकराव हो गया था। बिल्कुल। निर्माताओं को तुरंत समझ आ गया कि अगर देश का विकास करना है और सदियों से शोषित वर्ग को जमीन देनी है, तो इन कल्याणकारी कानूनों को अदालतों की लंबी प्रक्रियाओं से बचाना होगा। इसलिए उन्होंने 9वीं अनुसूची का निर्माण किया। ये व्यावहारिकता का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। ये इतिहास का बहुत ही शानदार पहलू है। इसके बाद समय का पहिया घूमता है और हम पहुंचते हैं 1985 में। 52वें संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ये दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ था। वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसे आया राम गया राम की राजनीति कहा जाता था। हाँ, जहां नेता चुनाव किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतते थे और फिर रातों रात मंत्री पद या पैसों के लालच में अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिसे फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। जी, इससे सरकारें बहुत अस्थिर हो रही थी। तो 10वीं अनुसूची ने इस धोखेबाजी पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम तय किए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी संसद या विधानसभा की सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी, जिसने राजनीति में कुछ हद तक नैतिकता और स्थिरता वापस लाने का काम किया। और अंत में आती हैं हमारी आखिरी 2 अनुसूचियां, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति लगती हैं। 11वीं अनुसूची जो 1992 में 73वें संशोधन के जरिए आई, जिसने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें काम करने के लिए 29 विषय सौंपे। और उसी साल 74वें संशोधन के जरिए आई 12वीं अनुसूची, जिसने शहरों के लिए नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों को स्थापित किया और उन्हें 18 विषय दिए। अगर आप 1950 से लेकर 1992 तक के इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें, तो आपको सत्ता के प्रवाह का एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न नजर आएगा। अच्छा, वो पैटर्न क्या है? शुरुआत में जब 7वीं अनुसूची लिखी गई थी, तब सत्ता का बंटवारा केवल दिल्ली यानी केंद्र और राज्यों की राजधानियों के बीच हुआ था। हाँ, वो तो हमने देखा। लेकिन देश बहुत बड़ा है,
एक मुख्यमंत्री राज्य की राजधानी में बैठकर ये तय नहीं कर सकता कि किसी दूर दराज के गांव में कुआं कहाँ खोदेगा या सड़क कहाँ बनेगी। बिल्कुल सही बात है। 11वीं और 12वीं अनुसूची आते आते सत्ता सीधे गांवों के लोगों और शहरों के मोहल्लों तक पहुंच गई। इसे राजनीति विज्ञान में अलोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी सत्ता ऊपर से नीचे की ओर बही और सीधे पंचायत के चबूतरे तक आ गई। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था वो इन अनुसूचियों के जरिए ही जमीन पर उतरा। क्या बात है। इस पूरी चर्चा का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये साफ है कि वागले एकेडमी के नोट्स में दी गई ये 12 अनुसूचियां महज याद करने वाले कुछ बोरिंग तथ्य या पन्ने नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी मशीनरी का ब्लूप्रिंट है जिससे ये देश चलता है। राज्यों की सीमाओं के निर्धारण से लेकर पैसों के प्रबंधन, शक्तियों के बंटवारे, भाषाओं के सम्मान और अंततः सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव की पंचायतों तक पहुंचाने का पूरा सफर इनमें दर्ज है। और इसीलिए इस जानकारी को सिर्फ एक परीक्षा पास करने के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सिस्टम को समझता है तभी वो जान पाता है कि उसके अधिकार क्या हैं और देश की दिशा क्या है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार है जो दिमाग में अटक गया है। हमने देखा कि कैसी जमींदारी हटाने से लेकर पंचायतें बनाने तक की नई जरूरतों ने हमारे संविधान को 8 से बढ़ाकर 12 अनुसूचियों तक पहुंचा दिया। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। लेकिन दुनिया तो रुकती नहीं है। विकास का पहिया लगातार घूम रहा है। आज हम 21वीं सदी के डिजिटल युग के बीचों बीच खड़े हैं। डेटा, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के हर हिस्से को बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। तो अगर गहराई से सोचा जाए, क्या भविष्य में कभी 13वीं अनुसूची लिखी जाएगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। और अगर लिखी गई तो क्या वो हमारे डिजिटल अधिकारों, डेटा प्राइवेसी और इस असीमित साइबर स्पेस के प्रशासन के बारे में होगी? जैसे शुरुआत में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति पद की नहीं, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। क्या आने वाले कल में उस रक्षा के दायरे में हमारा डिजिटल अस्तित्व भी शामिल होगा? ये वाकई में एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक सवाल है जो भविष्य के भारत की दिशा तय कर सकता है। श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पर जरूर विचार कीजिए। अपने आसपास काम कर रहे इस विशाल ऑपरेटिंग सिस्टम को गहराई से देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। बिल्कुल, सीखते रहना सबसे जरूरी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। अगर वागले अकादमी के डिजिटल नोट से आपकी तैयारी को नया आयाम मिल रहा है तो हमसे जुड़े रहें, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।